चलो, सपोज ये सिलेंडर दिया हुआ है, ठीक है, और इस सिलेंडर में ये एक्सिस है और इसका जो रेडियस है वो रेडियस सपोज कर लिया कि आर है, ठीक है। इसमें कितना करंट फ्लो कर रहा है ये निकालना है, करंट आपको निकालना है। क्वेश्चन में दिया ये है कि इसका जो करंट डेंसिटी है वो वेरिएबल है। अब करंट डेंसिटी होता है करंट पर यूनिट एरिया। अब ये किसी भी फॉर्मेट में हो सकता है, तो मान लेते हैं कि उसमें से कोई एक फॉर्मेट ले लेते हैं कि जे नॉट स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर। इसका मतलब जे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल आर है। स्मॉल आर इज डिस्टेंस फ्रॉम दी एक्सिस। तो स्मॉल आर अगर जीरो रखोगे तो यहाँ एक्सिस पे करंट डेंसिटी जीरो है, और वही अगर कैपिटल आर रखोगे तो यहाँ पर सरफेस पे करंट डेंसिटी देखो आर बाय आर 1 हो जाएगा। तो करंट डेंसिटी दिया हो तो करंट कैसे निकालते हैं, देखो सिंपल सा फंडा होता है, I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ J इंटू डी एस होता है। आपको ये क्या है, J है करंट डेंसिटी, ds है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक है। करंट डेंसिटी होता है करंट पर यूनिट एरिया, बट यहाँ पर J वेरिएबल है। अगर J कांस्टेंट होता तो हम लोग क्या करते, हम लोग J इंटू पाई आर स्क्वायर कर देते और एरिया से मल्टीप्लाई करके करंट आ जाता। अब इस केस में क्या करना है कि आपको एलिमेंट लेना पड़ेगा, और एलिमेंट लेकर के फिर इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो एलिमेंट जो लेंगे वो कैसा लेंगे, देखो एलिमेंट हम ऐसा रिंग लेंगे, ठीक है। रिंग लेंगे सेंटर से आर दूरी पर डी आर थिकनेस का, ये सेंटर पे से हमने ले लिया ऐसे आर दूरी पर डी आर थिकनेस का। इस रिंग से कितना करंट फ्लो हो रहा होगा ना, ऐसे करंट ऐसे जा रहा होगा ना इससे, ये पहले लिखेंगे करंट, दिस इज योर डी आई, और उस डी आई को इंटीग्रेट कर देंगे तो टोटल करंट आ जाएगा, ठीक है। तो जे तो आपका हो गया आर डिस्टेंस पर, ये जो रिंग का सरकमफरेंस है वहां पर जे तो ये हो गया, और एरिया कितना होगा, तो रिंग का सरकमफरेंस का एरिया लेना है, दैट इज 2 पाई आर इंटू डी आर, ठीक है ना। रिंग का एरिया कैसे निकालते हैं, ये रिंग है, इसका रेडियस अगर है आर और थिकनेस है आपका डी आर, ये आर है और ये जो थिकनेस है वो डी आर है, तो ये किनारे किनारे ये जो ब्लैक लाइन है इसका एरिया निकालना है, ठीक है। अंदर का करंट नहीं निकाल रहे हम लोग, सिर्फ सरकमफरेंस से कितना करंट क्रॉस कर रहा है वो निकाल रहे हैं। अब इसको इंटीग्रेट कर दो जहां से जहां तक आपको करंट निकालना है, तो करंट फ्लो कहां से कहां तक कर रहा है, जीरो से लेकर के ये आर तक, बस हो गया। अब इसको इंटीग्रेट कर दोगे तो यहाँ से आपको मिल जाएगा, ये आ गया 2 पाई जे नॉट डिवाइडेड बाई, क्या बचेगा इधर आर, और ये देखो है आर स्क्वायर डी आर, तो आर स्क्वायर का होता है आर क्यूब बाई 3, तो कैपिटल आर लिमिट लगा दिया तो ये हो गया आर क्यूब बाई 3, ठीक है। ये आ जाएगा 4 पाई जे नॉट आर स्क्वायर अपॉन 3। जब भी फाइनल आंसर आए उसको यूनिट से चेक कर लेंगे। देखो जे है जे नॉट आर बाय आर, आर बाय आर का यूनिट कैंसिल हो रहा है, इसका मतलब करंट डेंसिटी का यूनिट होता है एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। तो देखो जे नॉट है एम्पियर पर मीटर स्क्वायर और आर स्क्वायर है मीटर स्क्वायर, तो मीटर स्क्वायर कैंसिल होके ये एम्पियर में आ गया करंट, ठीक है। अब ये जे बहुत तरीके से वेरिएबल मिलता है, आपके क्वेश्चन में शीट में है जे दो तरह का दिया हुआ है, उसमें से एक ये है एक दूसरा भी है। तो जब भी जे वेरिएबल मिले आपको इसी तरीके से करंट निकालना है, ठीक है। और अगर जे कांस्टेंट होता तब तो सोचना ही नहीं था, जे कांस्टेंट होता तो सिर्फ लिख देते जे इंटू एरिया, ये तो बहुत सिंपल हो जाता है। अगर करंट डेंसिटी कांस्टेंट होता तो नोट कर लो। यहाँ पे 2 कर देना, 2 पाई होगा। चलो अब आओ अगले केस पे चलते हैं। देखो फिर से एक सिलेंडर लेते हैं हम लोग, या रॉड ले लेते हैं ऐसे समझो, इस तरह का एक रॉड ले लिया ये, ठीक है।
और सपोज जो है ये एक्स एक्सिस है आपका, और इधर में जो है वो वाई एक्सिस है ऐसे। तो ये एक्स एक्सिस के लॉन्ग रखा हुआ है, ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है। इस एंड का वोल्टेज वी नॉट है और इस एंड का वोल्टेज 0 है। तो ये रॉड में क्या होगा, करंट जाएगा ऐसे, ये रॉड है ना, तो करंट ऐसे जा रहा होगा। अब इस रॉड के लिए प्रॉब्लम क्या है कि सबसे पहले मान लेते हैं कि इसका रेजिस्टिविटी कांस्टेंट है, लेंथ एल है और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आपका मान लीजिए ए है। ठीक है, तो अगर करंट फ्लो हो रहा है तो इसका रेजिस्टेंस क्या लिखोगे, पहले तो रो एल बाई एरिया लिखोगे, ये लिखोगे ना, अगर लेंथ दिया है एरिया दिया हुआ है। अब कह रहा है कि इसमें करंट निकालो, तो करंट निकालने के लिए ओम्स लॉ लगा दो। ये बेसिकली एक रेजिस्टर हो गया, इसका रेजिस्टेंस हमें पता है, दोनों एंड का वोल्टेज पता है, तो करंट कितना हो जाएगा, वी नॉट बाई आर। ठीक है, अब बोला जाए कि ऐसा है भाई कि यहाँ से x डिस्टेंस पर आप वोल्टेज निकालिए, यहाँ से x डिस्टेंस पर बीच में, यहाँ पर इस पर्टिकुलर पॉइंट पर कहा जाए कि वोल्टेज क्या होगा। तो भाई ये तो दिख रहा है कि यहाँ हाई वोल्टेज है, ये लो वोल्टेज है, तो वोल्टेज ग्रेजुअली डिक्रीज कर रहा है। तो यहाँ क्या वोल्टेज होगा, कैसे निकाले, तो आप यहाँ से यहाँ जो करंट फ्लो हो रहा है वही करंट यहाँ से यहाँ भी फ्लो हो रहा है। ठीक है, आप इसे दो रजिस्टर मान सकते हैं ना, या यूं कह सकते हैं कि इस सेक्शन में जो करंट फ्लो हो रहा है या इस सेक्शन में जो करंट फ्लो हो रहा है या पूरे रॉड में जो करंट फ्लो हो रहा है, आई तो सेम है ना, एक कंडक्टर में आई हर एक पॉइंट पर सेम होता है। ठीक है, तो अगर इस पॉइंट का वोल्टेज निकालना है तो हम क्या करेंगे कि इस पॉइंट का वोल्टेज V है और इस पॉइंट का 0 है, तो यहाँ से यहाँ तक का रेजिस्टेंस अगर निकाल ले तो यहाँ जो करंट फ्लो हो रहा होगा दैट करंट विल बी इक्वल टू दिस करंट। ठीक है, या यहाँ का करंट निकाल लो, तो मान लेते हैं कि यहाँ से यहाँ तक का रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, आपका रेजिस्टेंस हो जाएगा रो इंटू एक्स बाई ए, ये रेजिस्टेंस हुआ। ठीक है, इसको अगर I से मल्टीप्लाई कर दोगे करंट से, तो ये करंट इंटू रेजिस्टेंस, वोल्टेज डिफरेंस आ गया यहाँ और यहाँ के बीच में, और यहाँ का वोल्टेज भी माना है, तो कितना हो जाएगा, वी नॉट माइनस वी हो जाएगा। अब आई हमारा निकला हुआ है, तो यहाँ से सॉल्व कर देंगे तो हमारा वी आ जाएगा कि नहीं। ठीक है, इस पॉइंट का पोटेंशियल आ गया। अच्छा, कभी कभी इन केसेस में ये पूछता है कि बीच में कहीं पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो, इलेक्ट्रिक फील्ड ध्यान रखना, जिस भी केस में कंडक्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड आए वहां ओम्स का दूसरा वाला जो लॉ है वो यूज करते हैं, J इक्वल टू सिग्मा ई। अब J है करंट डेंसिटी, सिग्मा है कंडक्टिविटी जो होता है 1 बाई रेजिस्टिविटी, ये होता है, तो ये यूज कर लेते हैं। तो इसमें देखो E निकालने के लिए आपको J और सिग्मा चाहिए, J और रो चाहिए। रो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ था, J कैसे निकालें, तो J यहाँ पे करंट बाई एरिया होगा। ठीक है, तो E इक्वल टू लिख सकते हैं सिंपली रो इंटू जे। ठीक है, और रो इंटू जे में J की जगह लिख देंगे I बाई ए। ठीक है, और I की जगह आपको ये वाला चीज पुट कर देना है, वी नॉट बाई आर, आर की जगह ये दिया हुआ है रख दोगे तो E आ जाएगा। अभी मैंने सिर्फ तरीका बताया है कि अगर किसी कंडक्टर में कहीं पर इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा जाए तो कैसे निकालना है। अब हम लोग इस पे ना एक अच्छा सा सवाल करेंगे जिसमें रो आपका वेरिएबल होगा। ठीक है, तो अगर इसको नोट करना चाहते हो तो कर लो। इसमें क्या है, इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जो रॉड की रेजिस्टिविटी है वो वेरिएबल है, रो नॉट। ठीक है, अब इसके आगे कुछ भी हो सकता है, लीनियरली वेरिएबल हो सकता है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो सकता है, लॉगरिथमिक हो सकता है, एक्सपोनेंशियल हो सकता है। e टू द पावर माइनस एक्स बाई एल ले लिया, जहां एल इसका टोटल लेंथ है, ए एरिया है। तो पहले तो पूछा गया है कि ये जो रॉड है इसमें करंट कितना फ्लो हो रहा होगा, उससे पहले तो आप रेजिस्टेंस निकालिए कितना होगा इसका, उसके बाद करंट कितना फ्लो हो रहा होगा। करंट तो बहुत आसान है, पोटेंशियल डिफरेंस बाय आर, और v निकालिए फिर क्या होगा x डिस्टेंस पे, यहाँ पर v क्या होगा। तो ये सारी चीजें कैलकुलेट करनी है। पहले इसको r निकालने के लिए रो एल बाई ए करोगे, रो वेरिएबल है तो इसका इंटीग्रेशन फंसेगा, इसका इंटीग्रेशन हम बता देते हैं।
ई टू दी पावर माइनस एक्स बाई एल है। ये सब सवाल इसलिए भी नहीं होता है क्योंकि इंटीग्रेशन तो पढ़ा नहीं है। इसका इंटीग्रेशन ई टू दी पावर माइनस एक्स बाई एल का सेम होता है, ई का पावर माइनस एक्स बाई एल ही होता है। लेकिन ये जो माइनस वन बाई एल मल्टीप्लाइड है ये नीचे आके डिवाइड होता है इससे, तो ये माइनस वन बाई एल ऐसे डिवाइड होगा। और बाकी जो लिमिट लगना होगा वो बाद में लगेगा। ट्राई करो पहले इसको। चलो देखो, इसमें सबसे पहले तो एलिमेंट लेना होगा, ठीक है। तो x दूरी पर जा करके ऐसे हम क्या करेंगे, एक एलिमेंट ले लेंगे ऐसे। ये जो एलिमेंट लेंगे वो dx थिकनेस का होगा इस तरह से, ठीक है। x दूरी पर dx थिकनेस का एलिमेंट। अब ये जो एलिमेंट है ये जो निकल के आएगा इसका रेजिस्टेंस निकलेगा, लिखेंगे। तो रेजिस्टेंस लिखेंगे तो ये हो जाएगा रो इंटू डी एक्स अपॉन एरिया। तो इसका इंटीग्रेशन कर देंगे तो टोटल आ आएगा, और इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ, जीरो से एल। इसमें देखो रो की जगह रख देंगे रो नॉट ई टू दी पावर माइनस एक्स बाई एल इंटू डी एक्स डिवाइडेड बाई एरिया। अब इस इंटीग्रेशन में ये कांस्टेंट है, इसको बाहर निकाल देते हैं रो नॉट बाई, और ये इंटीग्रेशन का लिमिट था जीरो से एल। तो इसमें जो इंटीग्रेट करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, ई टू दी पावर माइनस एक्स बाई एल का वही रह जाएगा माइनस एक्स बाई, और नीचे में आ जाएगा डिवाइडेड बाई माइनस वन बाई एल, ये होगा। और लिमिट जो है वो अभी लिखा नहीं है, जीरो से एल होगा लिमिट। अब ये हो गया रो नॉट बाई एरिया। अच्छा एल बाई एरिया आएगा, देखो ये एल ऊपर जाएगा और साथ में माइनस आएगा, और इधर ब्रैकेट में देखो पहले एल रखेंगे तो ई का पावर कितना आ जाएगा, माइनस वन। एल रखने पे फिर माइनस लगा के एक्स की जगह जीरो रखेंगे तो ई का पावर जीरो होता है वन, ठीक है। अब ये हो गया वन बाई ई, और ये है माइनस वन, माइनस को अंदर ले लो तो ये हो जाएगा रो नॉट एल बाई ए वन माइनस वन बाई ई। इस सवाल में कुछ है नहीं, अगर आपसे नहीं होता है तो उसके लिए कोई लोड लेने की जरूरत नहीं है। ये सब इंटीग्रेशन अभी मैथ में पढ़ेंगे हम लोग, कब पढ़ेंगे, करीब सितंबर अक्टूबर में, तब जाके ये सब इजी लगेगा। इंटीग्रेशन की वजह से ये सब सवाल टफ हो जाता है। तो ये तो हमारा रेजिस्टेंस आ गया। अगर रेजिस्टेंस आ गया तो करंट लिखने के लिए फिर मेहनत नहीं करना है। करंट लिखने के लिए तो सिंपल है कि यहाँ से यहाँ वोल्टेज का डिफरेंस कितना है, वी नॉट, तो आई आपका कितना हो जाएगा, वी नॉट बाई आर। करंट में कोई टेंशन नहीं है, बस सीधे लिख दिया जाता है। अब बचा ये वी लिखना है, तो जो यहाँ पे करंट फ्लो हो रहा होगा वही करंट यहाँ भी फ्लो हो रहा होगा, या पूरे रॉड में सेम करंट होगा। तो इस आई को आप ऐसे भी लिख सकते हैं वी नॉट माइनस वी, यहाँ से यहाँ का वोल्टेज का डिफरेंस, डिवाइडेड बाई आर एक्स का मतलब हुआ रेजिस्टेंस अप टू एक्स लेंथ, यहीं तक का, ठीक है। अब वी नॉट पता है, आर हमने पहले ही निकाल लिया है, तो बस क्या बचा, आर एक्स निकालना। नाउ आर एक्स कैसे निकलेगा, तो आर एक्स सेम इसी इंटीग्रेशन से निकलेगा, लेकिन उस आर एक्स में जो लिमिट होगी वो जीरो टू एल ना हो करके जीरो टू एक्स होगा। यहां से यहां तक ही नहीं इंटीग्रेट करोगे, तो वहां से आर एक्स निकाल के यहाँ पुट करना होगा, ठीक है। तो इसको हम इसी में कर देते हैं कहीं पे, कहाँ करें अब, इसी में देखो एक्स एल की जगह बस लिमिट में एक्स आ जाएगा, तो यहाँ पर ये जो ई का पावर माइनस वन आया है वहां पर ई का पावर माइनस एक्स बाई एल आ जाएगा। बाकी चीजें वैसी की वैसी रहेंगी, ठीक है। आवाज कट रहा है, फिर से बोलो। चलो इसको हटा रहे तो।
देखो आर एक्स इक्वल टू रो इंटू डी एक्स अपॉन एरिया और इंटीग्रेशन 0 से x, ठीक है। यह आ जाएगा रो नॉट बाई ए इंटू एल, पुराना वाला इंटीग्रेशन सेम था, और ये 1 माइनस ई का पावर -1 जो आया था उसकी जगह आएगा ई का पावर -x/l, बस यही आएगा, ठीक है। अब ये आर एक्स यहाँ पे रख देंगे तो v आ जाएगा आपका यहाँ पे, तो देखो वी नॉट बाई ये कितना था आपका आर, रो नॉट एल बाई एरिया 1 - 1 बाई ई था आर, पिछला वाला केस का, और ये हो गया वी नॉट माइनस वी, और ये हो जाएगा आपका रो नॉट एल बाई एरिया, ये ऊपर वाला, और ये हो जाएगा 1 माइनस सी का पावर -x/l, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो टर्म है ये जानबूझ के मैंने लिखा ताकि ये समझ में आ जाए कि फालतू है, यहाँ से कट जाएगा, तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो v आ जाएगा, और वो v x का फंक्शन आएगा, देख रहे हो, e का पावर -x/l, बाकी तो v नॉट आपको गिवन है ही, तो यहाँ का वोल्टेज निकल गया, ठीक है। तो जब आपको रो वेरिएबल हो तो इंटीग्रेट करके पहले r निकालना है, और याद रखना है करंट निकालने के लिए अलग से कोई इंटीग्रेशन, कोई मेहनत नहीं करना होता है, करंट सिर्फ v/r से निकल जाता है आपका, ठीक है। देखो ये एक एग्जांपल है, ये तुम्हारी शीट में है, इसको पढ़ के दिक्कत क्या होती है ना कि करंट लिख नहीं पाते लोग, अंग्रेजी उतना समझ में नहीं आता है। टोटल चार्ज Q passes through a resistor of resistance R, ठीक है, ये कोई रेजिस्टेंस है, इससे करंट फ्लो हो रहा है, और इससे टोटल चार्ज Q पास किया है, तो Q जो होगा वो इंटीग्रेशन ऑफ I dt होगा, ठीक है। Current decreases continuously such that it becomes half after every time t naught। करंट ऐसा है कि अगर मान लो शुरू में I नॉट था तो t टाइम के बाद ये I नॉट बाई 2 हो गया, फिर और t टाइम के बाद ये I नॉट बाई उसका हाफ हो गया 4, फिर और t टाइम के बाद ये हो गया I नॉट बाई 8 एंड सो ऑन, ऐसे चल रहा है ये। फाइंड इनिशियल वैल्यू ऑफ द करंट, इनिशियल मतलब स्टार्टिंग वैल्यू आई नॉट कितना था, और इंस्टेंटेनियस का मतलब टी टाइम पे करंट क्या लिखोगे, ये तो लगातार घट रहा है ना भाई, तो टी टाइम पे करंट क्या लिखोगे, और बाद में करंट लिख लिया तो टोटल हीट निकालना, तो हीट वीट तो बाद की चीज है, हम लोग करंट पहले नहीं लिख पाते हैं, उसमें प्रॉब्लम होती है। अब करंट देखो एज ए फंक्शन ऑफ टाइम कुछ सोच के लिखना होगा। अब इस चैप्टर में जो ये लिंक दिया है ना, ये रेडियो एक्टिविटी से लिंक है, जो हम लोगों को मॉडर्न फिजिक्स में पढ़ना है कि नंबर ऑफ जो एक्टिव न्यूक्लियाई होता है रेडियो एक्टिविटी में वो हर टी टाइम के बाद आधा होता है, ये वहीं से कॉन्सेप्ट पे करंट को दे दिया है, या फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में भी यही होता है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे कि इस करंट को लिखने की कोशिश करेंगे कि कैसे लिखें। तो देखो I इज इक्वल टू, पहले तो लिखते हैं I नॉट बाई 2, एक हाफ लाइफ के बाद 2 है, 2 के बाद कितना हो जा रहा है 4, तो यहाँ 2 आ जाना चाहिए 2 हाफ लाइफ के पे, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं T/2T, T बाई कैपिटल T, चेक करके देखते हैं, T इक्वल टू कैपिटल T लिखेंगे तो करंट कितना आ जाएगा आपका, I नॉट बाई 2 आएगा, देखो T कट गया। इसी तरह से T इक्वल टू अगर 2T लिख के देखें तो करंट कितना हो जाएगा, 2T करोगे तो T फिर से कट जाएगा, तो कितना बचेगा, I नॉट बाई 2 का स्क्वायर बचेगा, आ तो रहा है I नॉट बाई 4। इसी तरह से अगर 3T रखोगे तो यहाँ पे कैपिटल T कटेगा, 3 बचेगा, तो I नॉट बाई 8 आएगा कि नहीं, इसका मतलब ये कॉन्सेप्ट सही लग रहा है, T/T होना चाहिए।
तो इधर साइड में रफ करके चेक कर लिया कि करंट क्या होगा। अब एक बार करंट का ये एक्सप्रेशन आ गया तो अब हम लोग क्या करेंगे कि हमें क्या निकालना है, आई नॉट। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो है आई नॉट क्या है होगा, देख लो टोटल चार्ज कितना फ्लो किया है, इससे क्यू फ्लो किया है ना, तो क्यू फ्लो किया है तो टोटल चार्ज क्यू फ्लो किया है तो हम क्यू को लिख सकते हैं आई इंटू डी टी का इंटीग्रेशन। ठीक है, अब ये जिस तरह का करंट है बिकम्स हाफ आफ्टर एवरी टाइम टी, तो इसको घटते घटते जीरो होने में इन्फिनाइट टाइम लगेगा। इसका मतलब करंट ग्रेजुअली इंफिनिटी के बाद जीरो होगा, तो चार्ज भी इन्फिनाइट टाइम तक फ्लो करेगा। तो इंटीग्रेट कर देंगे जीरो टू इंफिनिटी। अब ये जो करंट का एक्सप्रेशन है यहाँ पुट करके इंटीग्रेट करना पड़ेगा, तो ये हो गया आई नॉट, और टू का पावर ये समझो एक तरीके से, तो टू का पावर माइनस टी बाई कैपिटल टी है इंटू डी टी है, और फिर इसका इंटीग्रेशन है। यहाँ के बाद फिर से मामला बिगड़ गया क्योंकि ये अगेन इंटीग्रेशन चला गया ऐसा जो हम लोग पढ़े नहीं है, हम लोग इसका इंटीग्रेशन नहीं पढ़े हैं। तो आप इतना भी करके छोड़ दीजिएगा तो बहुत है, और नहीं तो फिर इंटीग्रेशन का वेट करना पड़ेगा। फिजिक्स में बहुत सारे न्यूमेरिकल में इंटीग्रेशन थोड़ा डिफिकल्ट होता है। तो ये e का पावर माइनस एक्स जैसा ही है, बट e की जगह 2 है। ठीक है, तो इसका भी इंटीग्रेशन सिमिलर टाइप का ही होता है। आई नॉट बाहर आ जाएगा, इसका सेम होगा 2 का पावर माइनस टी बाई टी, और जो मल्टीप्लाइड है स्मॉल टी से वो नीचे आके डिवाइड होता है, तो माइनस 1 बाई टी डिवाइड होगा। ठीक है, और बाद में इसमें ln2 से ये मल्टीप्लाई होता है, ln2 से ये मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, उसमें ln e होता है जब e का पावर माइनस एक्स होता है, लेकिन ln e 1 हो जाता है। और उसके बाद फिर इसमें लिमिट जो है वो तो लगेगा ही लगेगा, तब इसका लिमिट लगाना होगा आपको इधर से इधर ऐसे। अब वो हो गया आपका 0 से इंफिनिटी। ठीक है, तो ये आ जाएगा आई नॉट इंटू टी, ये वाला बाहर माइनस हो गया, और ln2 भी होगा, और साथ में अब e का पावर माइनस 2 का पावर माइनस इंफिनिटी करोगे t, तो ये 0 हो जाएगा, तो पहला टर्म 0 आएगा, और अगला टर्म माइनस करके फिर कितना आएगा, t का पावर 0 रखेंगे तो 2 का पावर 0 1 होता है, तो ये 1 आएगा। तो ये देखो आ रहा है आई नॉट टी ln2, ऐसा आ रहा है। तो ये आपका किसका वैल्यू है, q का वैल्यू है। अगर स्मॉल q का वैल्यू ये है तो यहाँ से आपको क्या निकालना था, पीक वैल्यू ना आई नॉट, तो आई नॉट यहाँ से आ जाएगा। एक बार आई नॉट आ गया तो हीट निकालने के लिए फिर से आपको मेहनत करनी पड़ेगी। हीट क्या कैसे निकालेंगे, क्योंकि करंट वेरिएबल है तो हीट निकालने के लिए आई स्क्वायर आर डी टी करना पड़ेगा, आई स्क्वायर आर इंटू डी टी। और चूंकि करंट इनफाइनाइट टाइम तक फ्लो किया है तो इसे 0 से लेके इनफाइनाइट टाइम तक इंटीग्रेट करना पड़ेगा। नाउ आई आपका एक्सप्रेशन ये वाला है, तो आई वाला एक्सप्रेशन यहाँ उतरेगा, इसका स्क्वायर होगा, फिर इंटीग्रेट होगा, इंटीग्रेशन में यहाँ 2 का पावर माइनस 2t बाई टी आएगा। तो अगेन वो प्रॉब्लम इंटीग्रेशन का ही है, लेकिन इंटीग्रेशन इसी तरीके से सेम तरीके से होगा। ठीक है, तब जाके रजिस्टर का आपका टोटल हीट कैलकुलेट होगा। तो मैं आपको बस तरीका सिखा रहा हूँ कि किस तरीके से इस तरह के सवाल होते हैं। इस पॉइंट में इस केस में प्रॉब्लम क्या है कि करंट निकालने के लिए अगर यहाँ 0 मान लिए तो ये तीनों पॉइंट तो 0 हो जाएगा, बट उसके बाद रजिस्टर के अक्रॉस क्या है पोटेंशियल वो नहीं लिख पाओगे। ठीक है, तो जब पोटेंशियल नहीं लिख पाओगे तो फिर फंसेगा मामला। तो इसमें क्या करेंगे कि हम लोग करंट दोनों तरफ से ए और बी मान लेंगे, ऐसे जानबूझ करके। हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से करंट निकालो, बट इस बात की कोई गारंटी नहीं है। और फिर उसके बाद क्या करेंगे, ये दोनों मिलेगा, ए और बी मिलेगा, और दोनों को मान लेना कि नीचे आ गया, तो नीचे कितना आएगा, ए प्लस बी इस रजिस्टर में। वापस ए यहाँ से अपने घर जाएगा, बैटरी से जितना करंट निकला उतना ही वापस जाएगा, और इधर करंट बी जाएगा।
एक बार इसमें केवीएल लगा देना, एक बार इसमें केवीएल लगा दोगे, आराम से ए और बी दोनों कैलकुलेट हो जाएगा। ये सबसे सिंपल तरीका होता है केवीएल में। केवीएल के सवालों में यही करना होता है। और अच्छा, इसमें हमेशा कोशिश करना चाहिए कि अननोन जितने हो सके उतने से उतने कम रखें, क्योंकि अगर अननोन ज्यादा होंगे तो आपका सवाल बहुत लेंदी हो जाएगा। ठीक है, इसको केवीएल लगाओगे तो मान लो कि यहाँ से स्टार्ट करते हैं, तो कैसे चलेंगे, इसमें लिखेंगे ये हाई है और ये लो है, तो क्या लिखेंगे, इसमें करंट कितना है, ए प्लस बी, तो हो जाएगा 2 ए प्लस बी इसमें। फिर ये ऐसे जाएगा, इसमें जाएगा, इसमें कितना लिखेंगे, तो इसमें लिखेंगे ए, इधर से हाई है ना, इधर से लो, तो ए इंटू 1 तो प्लस ए, फिर हो जाएगा -20, तो उसको इधर लिख देते हैं इक्वल टू 20। तो यहाँ से आपको एक इक्वेशन मिल जाएगा 3a प्लस बी इक्वल टू 20। एक इक्वेशन यहाँ से मिला। दूसरा इसमें घूम जाओ, तो अगर यहाँ से स्टार्ट करते हैं तो यहाँ ये भी क्या मिलेगा आपको, ये मिल जाएगा आपको 2a प्लस बी। ठीक है, फिर यहाँ आओगे तो इसमें b इंटू 1 प्लस बी, -10 इक्वल टू 0, 10 को उधर भेज दो, इसको हो जाएगा आपको 2a प्लस 3b इक्वल टू 10। काम खत्म। बस अब ये दो सिंपल सिंपल इक्वेशन है, इसको आराम से आप सॉल्व कर सकते हैं। सॉल्व करेंगे तो आपको a और b दोनों की वैल्यू मिल जाएगी। तो ये ट्रेडिशनल तरीका है। हमेशा कोशिश करना चाहिए ना कि a b मानने के बाद यहाँ जबरदस्ती का c मत मानो, फिर लिखना ही पड़ेगा c इक्वल टू a प्लस बी। तो बेहतर है कि डायरेक्ट ही मान लिया कि करंट इसमें कितना है, a प्लस बी, इससे हमारा एक अननोन कम रहा। और केवीएल भी तभी यूज करना चाहिए जब अननोन 2 हो। ठीक है, कभी भी 3-4 अननोन वाला अगर केवीएल का सवाल आ रहा है तो वो ये समझ लो हो तो जाएगा लेकिन बहुत टाइम कंज्यूमिंग होगा। तो टाइम कंज्यूमिंग सवाल एग्जाम में नहीं किया जाता। एग्जाम में अगर ऐसा सवाल आए तो उसको छोड़ देना चाहिए लास्ट में अटेम्प्ट करने के लिए, क्योंकि 3-4 अननोन में इक्वेशन बहुत सारा लिखना पड़ेगा, फिर 4 इक्वेशन सॉल्व करना भी उतना ही हेडेक होगा। नोट कर लो।